नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखांकन अकाउंटेंसी क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रायल बैलेंस तलपट परीक्षा सूची, ये कैसे बनाया जाता है और ये इसके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हमें देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में क्रिया में आपको दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है पहले आपको जनरल बनाना होता है, उसके बाद उसका लेज़र बनाना होता है और उसके लेज़र बनाने के पश्चात उसकी 4 विधियाँ होती है। चारों विधियों से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। जैसे पहले विधि होती है योग विधि टोटल मेथड्स, दूसरा होता है हमारा शेष विधि बैलेंस मेथड, तीसरी होती है हमारी संयुक्त विधि कंबाइंड मेथड और चौथी होती है एरिगेशन मेथड्स, जिसमें हम क्या करते हैं ऐसे मदों को जिनका योग इक्वल होता है उनको छोड़ देते हैं। बच्चों, तो पहले वाले सिस्टम में तो आपको वीडियो बना करके बताना संभव नहीं है, क्योंकि जनरल बना के लेज़र बना के ट्रायल बैलेंस बना लंबा वीडियो बन जाएगा। तो बच्चों, आप लोग इसके किसी एक एग्जाम्पल को देख सकते हैं। मैं आज आपको डायरेक्ट लेज़र कैसे बनाया जाता है उस पर मैं डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। चलो बच्चों, हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस, जिसको हिंदी में तलपट या परीक्षा सूची कहते हैं। तो बच्चों, इसका जो हमारा फॉर्मेट होता है आपका, तो आपका इसमें सबसे पहले आ जाता है नेम ऑफ अकाउंट्स, पर्टिकुलर में लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स आप बना रहे हैं, LF डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और हर आइटम को लिखने के पश्चात फिर दोनों साइड के बैलेंस को यहाँ पे आपको बैलेंस से बनाया जाता है। तो बैलेंस मेथड से बनता है। तो जो भी हमारे अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं उन अकाउंट्स को लिख करके उनके बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस होते हैं तो डेबिट में लिखे जाते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं क्रेडिट में लिखे जाते हैं, और उसके पश्चात दोनों साइड का हम टोटल कर देते हैं। अगर दोनों साइड का टोटल हमारा समान आ जाता है तो हमारे द्वारा बनाया गया जनरल लेज़र ट्रायल बैलेंस इकोनॉमिक अपना आपका अर्थमेटिक दृष्टि से और सैद्धांतिक दृष्टि से प्रिंसिपल दृष्टि से राइट माना जाता है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक किए होगे तो ये बैलेंस आपस में टैली नहीं होगा। अगर बैलेंस टैली नहीं होता है तो व्यापारी के द्वारा तत्काल उस बैलेंस को जिस साइड में कम आता है हम सस्पेंस अकाउंट लिख करके बैलेंस टैली कर देते हैं, और उसके पश्चात जैसे जैसे मिस्टेक मिलती है हम उस बैलेंस को उस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो इसके संबंध में आपका एक नया चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का सुधार, उस पर हम लंबा डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से अकाउंट डेबिट बैलेंस बताते हैं और कौन कौन से क्रेडिट। तो बच्चों, हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं पर्सनल अकाउंट, जिसको हम व्यक्तिगत लेखा कहते हैं। तो व्यक्तिगत लेखे में से कौन कौन से लेखे आपके डेबिट में आते हैं और कौन से क्रेडिट में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो आपका नाम के बदले में यहाँ पे नाम नहीं दिया रहता है, नाम के बदले में आपको डेप्टर्स दिया रहेगा। देनदार अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसको हमने उधार माल बेचे, जिससे हमको भविष्य में पैसा लेना है, तो उससे लेना है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। उसी प्रकार आपका क्रेडिटर्स, जो लेनदार, ऐसे व्यक्ति जिससे हमने उधार माल खरीदे हैं और जिसको हमको भविष्य में हमको पैसा लौटाना होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सप्लायर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ये हमेशा क्रेडिट में आएंगे। डेब्टर्स में से कुछ लोग हमको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पैसा इस तारीख को देंगे, जो बिल्स रिसीवेबल कहलाते हैं, प्राप्ति पत्र अकाउंट कहलाते हैं। तो ये जो कुछ, तो इनकी लिस्ट में से जो जो प्रॉमिस किए रहते हैं डेब्टर्स के लिस्ट में से हटा करके उनको बिल्स रिसीवेबल में लिख दिया जाता है। तो इसका बैलेंस भी कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो क्रेडिटर्स को हमने प्रॉमिस किए थे कि इस डेट को हमसे पैसा ले लेना, बिल्स पेबल अकाउंट,
जिसको हम देय विपत्र कहते हैं। तो हमने प्रॉमिस किए हैं हमको पैसा लौटाना है, तो हम यहाँ क्रेडिट से की लिस्ट में से नाम हटा करके उसको हम कहाँ कर देंगे, बिल्स पेबल के लिस्ट में रख देंगे और क्रेडिटर्स करेंगे। तो अर्थात ये 4 अकाउंट जो होते हैं नाम के बदले रहेंगे, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे। उसके अलावा हमारा आ जाता है आपका कुछ पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे, तो इसमें कैपिटल अकाउंट होता है, स्वामी के द्वारा लगाया गया पैसा। तो स्वामी ने हमको पैसा लगाया है, अगर वो बिजनेस से नहीं लिया होता, वो अपना स्वयं का पैसा नहीं लगाया होता, तो बिजनेस लोन लेता तो उसको लौटाना होता है, अर्थात वो एक प्रकार से क्रेडिटर्स होता है। इसलिए कैपिटल अकाउंट में हमारा कहाँ आता है, क्रेडिट सेट्स में आता है। इसका उल्टा ड्राइंग्स अगर स्वामी ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला होगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा आता है लोन, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, बैंक में अगर आपका जमा है, बैंक में रोकड़ है, तो बैंक में आपका पैसा है, मतलब आपको फ्यूचर में मिलने का है। जो फ्यूचर में मिलने वाला होता है वो डेबिट बैलेंस। अगर आपने बैंक लोन लिए हो, बैंक लोन लिए हो, बैंक ऋण, तो आपको ये लौटाना है, तो ये हमेशा कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। इसी में हमारा आता है एक बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। अगर आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लिए हो, जो बैंक अधिविकर्ष कहलाता है, तो ये भी हमारा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है। इसके अलावा हमारे कुछ एडजस्टमेंट आइटम होते हैं, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज़ है, इसलिए क्रेडिट में आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये डेबिट में आएगा। अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय ये सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। एक्रूड इनकम जो हमारा एसेट्स है, डेबिट में आएगा। उपार्जित आय और अनएक्रूड इनकम जो क्रेडिट में आएगा, अनुपार्जित आय। तो बच्चों ये हमारे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड थे, जो डेबिट में आएंगे कि क्रेडिट में आएंगे। ठीक उसी प्रकार बच्चों आपका रियल अकाउंट, जिसमें हमारे गुड्स अकाउंट से रिलेटेड होता है, जो परचेस, क्रय हमेशा डेबिट में आएगा। सेल्स, विक्रय क्रेडिट में आएगा। परचेज रिटर्न, क्रय वापसी क्रेडिट में आएगा। सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है और क्लोजिंग स्टॉक फिलहाल यहाँ नहीं लिखते हैं, एक कंडीशन है, उस कंडीशन में आएगा, उसको बताएंगे आगे। तो कुछ हमारे जो पर्सनल अकाउंट से गुड्स अकाउंट थे। दूसरा हमारा एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट में ऑल एसेट्स डेबिटेड, सभी संपत्तियां डेबिट की जाती है, चाहे वो कैश हो, कैश, फर्नीचर, मशीन, फर्नीचर मशीन है, प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है। तो सभी संपत्तियां आपकी क्या होगी, डेबिट होगी। और हमारी कुछ संपत्तियां जो आर्टिफिशियल होती है, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंस आदि भी, ये सब हमारे क्या आएंगे, हर एसेट्स क्या होती है, डेबिट आती है। ठीक उसी प्रकार बच्चों नॉमिनल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र लेखे से, इसमें से आपके प्रॉफिट और इनकम ये हमेशा क्रेडिट में आएंगे, जिसमें हमारा आ जाता है प्राप्त आएगा, इंटरेस्ट,
received, rent, received, commission, received, डिस्काउंट, received। तो जो भी प्राप्त है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम इन्वेस्टमेंट जिसमें हमको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा आपका बैड डेब्ट्स रिकवरी, डूबा हुआ पैसा रिकवरी या बैड डेब्ट रिजर्व भी बोलते हैं उसको। और किसी संपत्ति को बेचने से अगर प्रॉफिट होता है तो उसको भी लिखा जाएगा। तो ये जो आइटम्स है हमारे कहाँ आएंगे बच्चों, सब क्रेडिट साइड में। डेबिट में आ जाते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी आपको एक्सपेंसेस होंगे, चाहे माल को खरीदने से संबंधित हो, चाहे बेचने से संबंधित हो, चाहे बिजनेस को रन करने के संबंध, सब कहाँ जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे। तो मुख्य इसमें हमारा आ जाता है, जैसे आपने वेजेस, कैरीज इनवर्ड, फ्यूल एंड पावर, ऑक्ट्रॉयस एंड GST। इसके अलावा आपके सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट, कमीशन, ऑल एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे। रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस चार्जेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बच्चों इस तरह से हमारे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से कौन कौन से अकाउंट डेबिट में आएंगे और कौन से क्रेडिट में आएंगे। अब इसको आपको लिस्ट को याद रखना है। इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं। जैसे हम एक प्रॉब्लम बना के देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 बना के देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में हमको बोला हुआ है, निम्नलिखित शेष के आधार पर शर्मा ब्रदर्स का 31 मार्च 2006 को ट्रायल बैलेंस बनाइए। अब जैसा हमको यहाँ पे दिया है, सबसे पहले परचेज दिया है, क्रय परचेज। तो परचेज हमेशा कहाँ बताया थे, डेबिट में आता है। उसके पश्चात आपको दिया हुआ है आपको सेल्स, विक्रय, ये कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। डेटर्स, देनदार, ये हमेशा कहाँ आता है, डेबिट में आता है। उसी प्रकार आपको दिया है क्रेडिटर्स, लेनदार, पर्सनल अकाउंट है, ये क्रेडिट में आता है। अब उसके पश्चात दिया है कैश, ये एसेट्स है, ये डेबिट में आएगा। उसके पश्चात आपको दिया है कैपिटल, ये लाइबिलिटीज है, स्वामी द्वारा लगाया पैसा है, क्रेडिट में आता है। उसके पश्चात दिया बिल्डिंग, एसेट्स है, ऑल एसेट इज डेबिटेड। तो ऑल एसेट, बिल्डिंग हमारा भवन है, बिल्डिंग तो कहाँ पे आ जाएगा आपका, डेबिट में आ जाएगा। उसके पश्चात जनरल एक्सपेंसेस है, सेंट्री एक्सपेंसेस, विविध व्यय या सामान्य व्यय, ये सभी खर्चे डेबिट में आते हैं, 5000 रुपये। तो इस तरह से आपको जो लिस्ट के आधार पर जो अकाउंट डेबिट में आते हैं उसको आपको डेबिट में लिखना है, जो अकाउंट्स आपके क्रेडिट में आते हैं उसको क्रेडिट में लिखना है। तो आप 50,000, 10, 60,000, 60 और 15
आपका कितना हो गया, 75,000 हो गया। उसी प्रकार इधर का 30,000, 15, 45, 5, 50, 50 और 20, 70, 5, 75। तो इस तरह से आपके दोनों साइड के अकाउंट का टोटल हमेशा क्या आ जाएगा बच्चों, बराबर आ जाएगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया और क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।